नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के षष्ठ सप्ताह और 31वें व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज का जो व्याख्यान है वह जश्त्व एवं परसवर्ण संधि के विषय को लेकर समर्पित है। तो आज हम दो सूत्र देखेंगे, जिनमें प्रथम होगा झलाम जशोन्ते एवं द्वितीय होगा तोर ली। तो आज का जो व्याख्या का जो क्रम होगा उसको हम स्लाइड के माध्यम से और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि आज हम सबसे पहले जश्त्व संधि विधायक सूत्र को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका व्याख्या उदाहरण करने के बाद अभ्यास, फिर जश्त्व संधि में कुछ विशेष है उस विशेष को लेकर चर्चा करेंगे। तदुपरांत तोरली की व्याख्या उदाहरण के साथ अभ्यास को करते हुए आज का जो व्याख्यान है उसे संपन्न करेंगे। तो जो प्रथम सूत्र है आज के व्याख्यान का वो है झलाम जशोन्ते। झलाम जशोन्ते, अगर हम अनुवर्तन के साथ इसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करें तो आप स्लाइड पर देख सकते हैं। पदस्य अन्ते झलाम जशः। संभवतः यह सबसे सरल सूत्रों में से एक है, क्योंकि यह सूत्र सीधे सीधे कहता है। क्या कहता है अब यहाँ पर देखेंगे। पदांत झल को जश आदेश कर देंगे। पदांत झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं यहाँ हम देख सकते हैं। तो पदांत झल को जश आदेश कर दिया जाता है, जैसे वाक ईशः। जैसे इससे पहले हमने जब भी संधियां देखी हैं तो उसमें हम दो शर्तें करते थे, 1 2। दो उसमें हमको विषय दिखते थे, एक स्थानीय एक निमित्त, और कहीं कहीं तो 3 विषय दिखते थे। परंतु स्थानीय निमित्त मुख्य रूप से ये दो हर जगह दिखता था हमको। पर यहाँ पर केवल स्थानीय ही स्थानीय है, निमित्त का विषय ही नहीं है। मतलब निमित्त कहाँ लेकर के आते हैं, जहाँ आपको कुछ लेना होता हो और कुछ हटाना होता हो। जैसे इको यणचि, इक के बाद अच आने पर यण हो जाएगा। शुद्धि उपास्य है, शुद्धि उपास्य है। तो यहाँ पर शुद्धि के बाद उपास्य आया तो शुद्धि उपास्य बना। अब शुद्धि के बाद अगर पठती आता तो यहाँ पर यण संधि नहीं होती, इसलिए निमित्त का विधान किया गया कि अच यानी स्वर रहने पर। किंतु जश्त्व संधि की विशेषता यह है कि इसमें कोई निमित्त ही नहीं है, अर्थात बस आपको पदांत में झल दिखना चाहिए। अगर झल दिख गया तो उसे जश आदेश कर देंगे, बस यही विषय है। अब उसके बाद अच आए, स्वर आए, या उसके बाद अवसान हो जाए, यानी उसके बाद कुछ भी ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सार क्या है कि पदांत होना चाहिए। अगर पदांत में हमको झल मिल गया तो हम उसे जश आदेश कर देंगे। जैसे वाक ईशः। अब स्लाइड पे ध्यान केंद्रित करेंगे। वाक ईशः। अब देखिए पदांत झल, तो वाक में जो क है झल में आता है। झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं यहाँ पे हम देख चुके हैं। तो झल में यह जो वर्ण आते हैं, यह ऊष्माणः की जगह ऊष्माणः। अस्तु, चलिए पदांत झल में वर्ग का तृतीय चतुर्थ द्वितीय प्रथम, अर्थात वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और ऊष्मा संज्ञक वर्ण आ जाते हैं। ऊष्मा संज्ञक वर्ण अर्थात शल, हम जानते हैं ना, शल ऊष्माणः, अर्थात तीनों प्रकार के श और ह ये बीच में आ जाते हैं। अस्तु, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर पदांत झल आ जाए, जैसे वाक पदांत झल अगर आ गया तो क झल में आ गया, तो उसे क्या कर देंगे जश। अब जश क्या है, वर्ग का तीसरा। तो ये संधि सबसे सरल संधियों में से एक है। क्यों? क्योंकि यह बस आपको झल देखना है। वाक ईशः, तो क को हमने ग कर दिया, अर्थात यह जश में विधान कर देता है। जश अर्थात ज ब ग ड द, यानी वर्ग का तीसरा। तो प्रत्याहार का क्या महत्व है यह हम प्रथम सप्ताह में ही जान चुके हैं। अस्तु, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य हुआ कि जश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वह वर्ग के तीसरे वर्ण हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जश्त्व संधि क्या करता है, तो वर्ग के तीसरे में बदल देता है। सरल शब्दों में जैसे वाक ईशः, तो ग को ग कर दिया, तो वाग ईशः, वाग ईशः ऐसा बन जाएगा। जैसे कि हम स्लाइड में देख सकते हैं, पुनः अगर हम ध्यान दें, झल को जश आदेश हो जाता है। झल को जश आदेश हो जाता है, यानी जश का अर्थ हुआ यहाँ पे वर्ग का तीसरा आदेश हो जाता है। जैसे अगर अन्य उदाहरण देखें तो वाक गमनम, देखिए 1, यहाँ पे 2 की आवश्यकता ही नहीं है। 1 वाक, क झल में आ गया तो इसको जश कर दिया हमने। तो जश क्या है,
तो वर्ग का तीसरा, तो वाक गमनम वाक गमनम। इस प्रकार से वाक अस्ति तो वाग अस्ति। इस प्रकार से अच हीनम, अब देखिए अच के च को ज हो गया तो अजहीनम, इस तरह से बन गया। अब इसी प्रकार से अच अस्ति, तो यहाँ पर च को क्या हो जाएगा ज, तो जोड़ दीजिए अज और अस्ति, जोड़ दीजिए अजस्ति बन जाएगा। इसी प्रकार से तत् आसीत, तो को द हो जाएगा, फिर तत् आसीत तो बन जाएगा तदासीत। अर्थात बाद में व्यंजन आए, स्वर आए या कोई न आए तब भी झल को जश आदेश हो जाता है। इसी विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अगर हम आगे सीधे अभ्यास पे ध्यान दें तो हम देखेंगे कि वाग ईशः वागीशः जगदीशः, ओम जय जगदीश हरे अत्यंत प्रसिद्ध भजन है। तो जगदीशः, तो इसमें भी जस्तो संधि है। शश आन षडाननः, दिगंबरः, अजंतः, सम्राटभ्याम, शश का षड हो गया। अब देखिए यहाँ पर बाद में कोई भी नहीं है, अर्थात पदांत में श मिल गया। अब इसके स्थान पर जश आदेश हो जाएगा, तो जश अर्थात वर्ग का तीसरा, तो श में उच्चारण साम्य के आधार पर, सवर्णता के आधार पर श के साथ ड का सर्वाधिक मेल है, तो उसके अनुसार षड हो गया। तो कहने का तात्पर्य हुआ ये कि पदांत में झल आना चाहिए, उसके बाद स्वर आए, व्यंजन आए या पदांत में ही अवसान हो जाए यानी कोई भी ना आए तब भी उसे जश आदेश हो जाएगा। यह है जश्तो संधि। इसका उदाहरण अगर हम लोक में देखें तो हम पाएंगे कि वागर्थाव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अब यहाँ पर क्या है, यह रघुवंश का प्रथम श्लोक है, अर्थात रघुवंश का मंगलाचरण है। तो रघुवंश का मंगलाचरण ही जश्तो संधि के साथ प्रारंभ होता है। जैसा कि स्लाइड में हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि वाक अर्थ बनेगा वागर्थ, तो उसी से वागर्थौ इव। अब ये वागर्थौ इव से वागर्था इत्यादि कैसे बना इस पे बात नहीं करेंगे, परंतु वागर्थ, तो वाक अर्थ वागर्थ, तो यहाँ पर जश्तो संधि हमको दिखती है। अर्थात जश्तो संधि का प्रयोग बहुत्र पाया जाता है। यद्यपि संधि का प्रयोग ही भाषा में बहुत्र पाया जाता है, किंतु जश्तो संधि एक ऐसी संधि है जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन अनेकों शब्दों में करते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और सरल शब्दों में अगर हम एक ट्रिक की बात करें तो जश्तो संधि विधायक सूत्र झलाम जशवंते के द्वारा जिस जश का विधान होता है उसका अर्थ हुआ वर्ग का तीसरा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अब अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह अगर हम बात करें तो दोबारा स्लाइड पे ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए अगर परीक्षा में आ गया केवल जगदीश, केवल दिगंबर, और ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि इसमें कौन सी संधि है तो कैसे समझेंगे, तो ये जो वर्ग का तीसरा है ये एक हिंट करता है कि यहाँ पर जश तो हो सकता है। इसी प्रकार से षडाननः, यहाँ पर भी ड है, तो ड जो है ये भी ट वर्ग का तृतीय वर्ण है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो श के साथ टू दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो सवर्णता के आधार पर शश को षड हो गया। अस्तु, तो षडाननः यहाँ कौन सी संधि है, तो सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए जश्तो संधि पे, क्योंकि वर्ग का तीसरा है। यह तो प्रतियोगी परीक्षा और अपने ध्यान देने की बात हो गई, परंतु सामस्त्येन अगर हमको पदांत में झल मिल जाता है तो हम उसे जश आदेश कर देते हैं। अस्तु, अब इसी का नाम है जश्त्व संधि। अब इसी संधि के अंतर्भूत एक वार्तिक हमें दिखता है जिसका नाम है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो नित्यम को एक अलग वर्ण से, एक अलग कलर, एक अलग रंग से रंगा गया है। अर्थात नित्यम का तात्पर्य क्या हुआ, अभी संधि के हिसाब से, संधि के स्तर के अनुसार अगर हम समझें तो नित्यम अर्थात हमेशा, यानी प्रत्यय भाषायाम नित्यम मतलब प्रत्यय भाषायाम, इसको तो भी समझेंगे, परंतु नित्यम का क्या अर्थ हुआ कि नित्यम हमेशा होगा। यानी प्रत्यय भाषायाम ये जो भी नियम है इसमें जश्त्व हमेशा होगा, उसमें छोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि हम कहते हैं ना कि वाक्य तो विवक्षाधीना, वाक्य में विवक्षा के अधीन कर सकते हैं इत्यादि इत्यादि, तो ये सब विषय
प्रत्यय के दौरान लागू नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए स्लाइड पे ध्यान दें तो क्या कहता है वार्तिक? वार्तिक कहता है कि यरादि प्रत्यय आ जाने पर भाषा अर्थात लौकिक संस्कृत में, हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि भाषा या जैसे अनार्षे, जैसे समुद्धौ शाकल्यस्येता वनार्षे अनार्षे, तो हमने ये देखा था। तो अनार्षे कहें, भाषायाम कहें, इन सब का विषय होगा मोटा मोटी लौकिक संस्कृत, क्योंकि जो संस्कृत व्याकरण है वो वैदिक एवं लौकिक उभयविध शब्दों के लिए बना है। तो भाषायाम या अनार्षे इस तरह का जो प्रयोग है वह लौकिक संस्कृत के लिए प्रयोग किया गया है। यानी भाषायाम, इससे स्पष्ट हो जाता है यह वार्तिक लौकिक संस्कृत के लिए बना है। अस्तु, अब नित्यम हो गया, भाषायाम हो गया, बचा प्रत्यय। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यरादि प्रत्यय अगर आ जाए, यरादि प्रत्यय अगर आ जाए तो नित्य संधि हो जाएगी। तो नित्य संधि होगी अर्थात चिदमयम। तो चिदमयम, तो यहाँ पे द झल आ गया मैट प्रत्याहार से, तो यहाँ पे चिदमयम, तो यहाँ पे द झल आ गया, मयम मैट प्रत्याहार से बना है। तो मैट प्रत्याहार जो है म यर में आता है। अब स्लाइड पे ध्यान दे तो यर का तात्पर्य क्या हुआ? सारे व्यंजन माइनस ह। तो यवरट से लेकर शशर तक यर आ जाता है, अर्थात ह छोड़कर के सारे व्यंजन इसमें आ जाते हैं। यानी एक प्रकार से कोई भी प्रत्यय जो यरादि प्रत्यय है, जैसे मैट, उसके पूर्व अगर झल दिख जाता है तो उसको हम जश्त्व करेंगे नित्य, यानी करना ही करना है। जैसे कि चिदमयम, तो द का हो गया न, तो हो गया चिन्मयम। इसी प्रकार से चिद मात्रम, तो द का हो गया न, बन गया चिन्मात्रम। अर्थात चिन्मय, चिन्मात्र, तन्मय, तन्मात्र, इस तरह के जो प्रयोग हैं ये नित्य जश्त्व संधि विधायक सूत्र के द्वारा सिद्ध होते हुए ही प्रयोग में लाए जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि चिन्मय, तन्मय, चिन्मात्र, तन्मात्र इत्यादि जो भी विषय हैं वो सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आगे परसवर्ण संधि पर बढ़ने से पूर्व इसका नाम जश्त्व क्यों है, इस पर विचार कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, श्चुत्व और श्टुत्व संधि विधायक सूत्रों के दौरान हम लोगों ने बात की थी कि हम अपने समझने के लिए, संधि के अर्थ को अपने समझने के लिए हम त्व का अर्थ वहां पर बनाने वाला इस अर्थ में ले सकते हैं। अर्थात श्चुत्व संधि मतलब श्चु बनाने वाला, अर्थात श्चु आदेश करने वाला। जैसा कि हम जानते हैं कि संधियों के नाम उनके आदेश के आधार पर रखे जाते हैं। जैसे इको यणचि, यह यण संधि विधायक सूत्र है, क्योंकि यण यह आदेश हुआ तो इस आदेश के नाम पर इस संधि का नाम हो गया यण संधि। उसी प्रकार से श्चुत्व, तो श्चु अत्व बनाने वाला इस अर्थ में ले लिया गया। तो श और चवर्ग बनाने वाला श्चुत्व। उसी प्रकार से ष्टुनाष्टु द्वारा श्टुत्व, यानी मूर्धन्य श और टवर्ग में आदेश करने वाला सूत्र, या मूर्धन्य श अथवा टवर्ग में आदेश करने वाली संधि, तो श्टुत्व संधि ये हो गया। इसी प्रकार से झलाम जशोन्ते, यह जो सूत्र है यह जश्त्व संधि का विधान करता है, अर्थात जश का विधान करता है। तो जश बनाने वाला, जश को लाने वाला, इस अर्थ में जश्त्व। अब स्लाइड पे ध्यान दीजिए, जश्त्व, जश बनाने वाला, तो मिलकर बन गया जश्त्व संधि। तो यह जश्त्व संधि का सूत्र है, अर्थात जश्त्व संधि विधायक सूत्र है। अब इसको जश्त्व संधि विधायक क्यों कहेंगे यह स्पष्ट हो गया होगा। जैसे श्चुत्व, श्टुत्व, वैसे ही जश्त्व। तो आप ध्यान देंगे कि आपने देखा होगा अब तक हमने ये जो 3 सूत्र पढ़े हैं व्यंजन संधि के, जिसमें श्चुत्व, जश्त्व इस तरह के शब्द आए हैं, अनुनासिक, परसवर्ण इत्यादि शब्दों को छोड़ दीजिए, तो जहां जहां केवल हल वर्ण वाले आदेश आते हैं, अब ध्यान देंगे इस बात पर, यह आगे के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आवश्यक है। जहां जहां हल वाले आदेश आते हैं, अर्थात व्यंजन वाले आदेश आते हैं,
उनके बाद हम एक त्व लगा देते हैं, जैसे श्चुत्व, श्रुत्व, जश्त्व। हम आगे देखेंगे छत्व। तो इस प्रकार से ऐसी संधियां जिनमें व्यंजन वर्ण का आदेश होता है वहां पर हम त्व जोड़ देते हैं। और त्व को अपने समझने के लिए अभी संधि के स्तर के अनुसार हम ये मान सकते हैं कि त्व का अर्थ हुआ बनाने वाला, अर्थात जश संधि बनाने वाला सूत्र, जश्त्व। और अगर थोड़ा सा शुद्ध भाषा में कहें तो जश्त्व संधि का विधान करने वाला या जश्त्व संधि विधायक सूत्र झलांग जशो अन्ते। अस्तु। अब इसी प्रकार से अब झलाम जशो अन्ते में जैसा कि आप जानते हैं कि इसको कहते हैं अवग्रह। बहुत से लोग इस अवग्रह को अ की तरह पढ़ लेते हैं, यानी कई बार ऐसा देखने में या सुनने में आता है कि लोग बोलते हैं झलाम जशो अन्ते। यह गलत है, क्योंकि झलाम जशो अन्ते इस विषय को हम लोगों ने इससे पूर्व में भी चर्चा की है कि अवग्रह, जो ये एस की तरह हमको चिन्ह दिखता है, अवग्रह, जिसे हम अवग्रह कह रहे हैं, यह अवग्रह उच्चारण करने के लिए नहीं, बताने के लिए कि यहां पर एक अ रहा करता है, इसके लिए है। इसका उच्चारण नहीं किया जाता। इस विषय को हमने संधि में भी देखा था, हरेव, विष्णुव इत्यादि में। तो झलाम जशोन्ते, जशो अंते नहीं, जशो अंते कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जशः अंते का ही जशो अंते बना है। खैर, ये सब चर्चा तो हम आगे संधि में करते रहेंगे जहां जहां प्रसंग आएगा। जैसे यह जशो हो, जैसे जशः का जशो हो गया, फिर अंते, ये सब विषय तो विसर्ग संधि के बाद और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए जशोन्ते अर्थात अवग्रह का उच्चारण नहीं करते, इसका ध्यान देंगे। अस्तु। अब इसके बाद जश्त्व संधि विशेष अगर हम कुछ बात करें तो हम देखेंगे कि स्लाइड में जश्त्व संधि विधायक दो सूत्र हैं। एक है झलांग जशोन्ते जो हमने पढ़ा, और एक झलाम जश झषि, यह अपदांत हेतु प्रयोग होता है। अर्थात जश्त्व संधि कितनी महत्वपूर्ण है इसी से पता चलता है कि पदांत के लिए अलग सूत्र है और अपदांत के लिए अलग सूत्र है। अर्थात जश्त्व संधि जब पदांत में होती है तो झलांग जशोन्ते, और जब अपदांत में हो तो झलाम जश झषि। अर्थात यह सूत्र है, अर्थात एक सूत्र पदांत के लिए अर्थात दो अलग अलग पदों के लिए, और एक सूत्र पद के अंदर संधि करने के लिए। तो ये जश्त्व संधि की विशेषता है। इसी के साथ कुछ कुछ स्थानों पर हमको जश्त्व संधि नहीं दिखती, जैसे पदांत सकार के योग में दकार मिलता परंतु सशो रू के द्वारा उससे रुत्वादेश हो जाता है, जैसे रामस पठति। यहाँ पर स को द होता, लेकिन सशुषो रू के द्वारा इसे र हो जाता है, फिर र का विसर्ग होकर रामः पठति बन जाता है। अर्थात यहाँ पर जश्त्व संधि की प्रवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार से पदांत हकार में भी ढकार आदेश हो जाता है हो ढ के द्वारा, तो यहाँ पर भी जश्त्व की प्रवृत्ति नहीं होती। अस्तु। तो जश्त्व संधि विधायक सूत्र के बाद जश्त्व विशेष में हमने तीन विषय देखे। पहला कि जश्त्व संधि विधायक सूत्र दो हैं, एक पदांत के लिए और एक अपदांत के लिए, और दूसरा पदांत सकार और पदांत हकार के योग में जश्त्व संधि के विधान नहीं होता। इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं या कुछ कुछ छोटे छोटे जो बिंदु हैं, ये हमको संधि को समझने में अत्यंत सहायता प्रदान करती हैं। अब उसके बाद अगर हम अगला जो सूत्र है उसे देखें तो वह है तोर ली। अब अनुवर्तन के साथ अगर हम उसका अर्थ देखें तो हम पाएंगे कि तोह लि परसवर्ण संहितायाम, अर्थात सरल शब्दों में कहें तो इसमें दो शर्तें हैं। पदांत में तवर्ग तू आना चाहिए, उसके बाद में ल आना चाहिए। अगर आ गया तो संहितायाम, संहिता के विषय में अर्थात अव्यवहित पर में अगर आ गया। अब अव्यवहित पर क्या है आप जानते हैं, तुरंत बाद अगर आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तत् लयः, अब मान लीजिए तत् सु लयः, तो यहाँ ये नियम लागू नहीं होगा क्योंकि अव्यवहित पर में नहीं है। अब ये अव्यवहित क्या है इसको हम देख चुके हैं यण संधि के विधान के प्रसंग में। खैर, तो यहाँ पर ये सूत्र क्या कहता है कि पदांत तवर्ग के बाद अगर ल आ जाए, पदांत तवर्ग के बाद अगर ल आ जाए तो उस त को परसवर्ण आदेश कर देंगे। परसवर्ण अर्थात अब यहाँ पे समझिए परसवर्ण का अर्थ क्या हुआ। परसवर्ण में पहला क्या है पर, पर अर्थात इन दोनों में पूर्व ये हो गया पर ये हो गया, पूर्व और ये हो गया पर यानी बाद हो गया। पर यानी मोटा मोटी यहाँ पर हम समझे तो बाद, तो बाद का सवर्ण यानी ल का सवर्ण हो जाएगा। पर सवर्ण अर्थात बाद का सवर्ण, पर अर्थात बाद, सवर्ण बाद का सवर्ण, बाद का परिवार वाला।
तो यहाँ पे ल का परिवार वाला कौन है? ल स्वयं है। जैसा कि प्रथम सप्ताह में हमने देखा था कि किसका कौन सा वर्ण है, ल का सवर्ण ल स्वयं है, अर्थात पदांत तवर्ग को ल आदेश हो जाता है। तो सूत्र क्या कहता है? अब अगर सरल शब्दों में समझे तो अगर पदांत में तवर्ग आ जाए, पदांत में तवर्ग आ जाए, उसके बाद अगर ल आ जाए, उसके बाद अगर ल आ जाए तो परसवर्ण आदेश हो जाता है, यानी उसको भी ल आदेश हो जाता है। तो तत्लयः तल्लयः ऐसा बन जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर एतत्लयः तो एतल्लयः बन जाएगा, वितत्लयः वितल्लयः बन जाएगा। अर्थात पदांत तवर्ग के बाद अगर ल आ जाए तो उस पदांत तवर्ग को परसवर्ण आदेश हो जाता है। परसवर्ण अर्थात बाद का सवर्ण, और बाद में चूंकि ल है तो ल का सवर्ण, और ल का सवर्ण कौन है? ल स्वयं, यानी पदांत तवर्ग को ल आदेश कर देंगे तोरली सूत्र के द्वारा। अब आगे अगर हम अभ्यास देखें तो विद्वान लिखति, यह हमको एक उदाहरण और दिखता है। विद्वान लिखति में क्या है? विद्वान पदांत तवर्ग है, लिखति ल आ गया। अब क्या होगा? तो न का ल हो जाएगा, अर्थात न जो है वो परसवर्ण हो जाएगा, यानी न जो है पर यानी बाद का सवर्ण हो जाएगा। तो बाद का सवर्ण क्या है? तो ल का सवर्ण कौन है? ल स्वयं, तो ल हो जाएगा। तो विद्वान लिखति, तो न को ल हो गया, विद्वान लिखति बन जाएगा। अब यहाँ पर एक विशेष बात है, जैसे इससे पहले देखें तो तत्लयः तल्लयः, यह ल जैसा है वैसा ही आ गया, लेकिन यहाँ पर विद्वान लिखति में जो ल है वह अनुनासिक आ गया। क्यों? क्योंकि जो न है विद्वान, राजन, पथिन, करिन, इन सभी जगहों पर जो न है वो तवर्ग का तो है, पर साथ साथ इसका अपना एक खुद का परिचय भी है कि ये एक अनुनासिक वर्ण है। प्रथम सप्ताह में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो जो न है वह तवर्ग का होने के साथ साथ एक अनुनासिक वर्ण भी है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि ये मेरे परिवार वाला है और एक डॉक्टर भी है, तो उसकी अतिरिक्त योग्यता हो गई। उसी प्रकार से न तवर्ग का होने के साथ ही साथ एक अनुनासिक वर्ण भी है, इसीलिए जो ल आएगा वो भी अनुनासिक आएगा। अब स्लाइड पे ध्यान दीजिए, विद्वान लिखति, इसीलिए न को ल आदेश हो गया और बन गया विद्वान लिखति। इस प्रकार से राजन लिखति, तो न को हो गया ल, राजन लिखति, या राजन लेखः तो राजन लेखः, अर्थात न के अनुनासिक होने के कारण जो परसवर्ण के रूप में ल आया वो भी अनुनासिक आएगा। तो इस प्रकार से राजन लिखति विद्वान लिखति बन जाएगा, तल्लयः इस प्रकार से बन जाएगा। अब आगे अगर अभ्यास करें तो पल्लवः उल्लंघनम तल्लयः, देखिए भवान लुनाति तो भवान लुनाति, कश्चित् लभते तो कश्चित् लभते। इस प्रकार से हम और अधिक अभ्यास कर सकते हैं। जैसे पल्लवः, अब पद की जगह आप यहाँ पर यद लेकर चले तो यल्लवः इत्यादि इत्यादि बनेगा। इसी प्रकार से कुमार संभव में अगर हम इस उदाहरण को देखें तो समूल्लिख कंदर्प कलह ककुद्मान, तो समूल्लिख यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लत्व संधि का विधान किया गया है। लत्व संधि कहें या परसवर्ण संधि कहें, दोनों चलेगा। चूंकि ल आदेश हो गया तो लत्व, अभी हमने बात की थी छत्व, उस प्रकार से लत्व या परसवर्ण कह सकते हैं हम, अस्तु। तो इस प्रकार से परसवर्ण संधि विधायक तोरली का हमने अभ्यास किया, और साथ ही साथ जश्त्व संधि विधायक सूत्र को देखते हुए जश्त्व के विषय में जो विशेष पक्ष हैं उन पर भी चर्चा हुई। आशा है आप इन दोनों सूत्रों को पर्याप्त रूप से समझते हुए इसके उदाहरण स्वयं से भी बनाएंगे और आगे अपने संधि के ज्ञान की यात्रा को चलायमान रखेंगे। इसी के साथ आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।